गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग चालू करेंगे। 6 लेसन, आधा लेसन हुआ था, उसका आगे का 6 लेसन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। चलो, हम लोग ने पहले देखा तत्व यौगिक मिश्रण और अति सूक्ष्म स्तर के चित्र और विशेषताएं, उसका देखा हम लोग ने। आगे हम लोग देखेंगे क्या तुम जानते हो। ठीक है, क्या तुम जानते हो उसका आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, क्या तुम जानते हो में पहले दिया है पानी एक यौगिक। क्या दिया है पानी एक यौगिक के अंदर? पानी पहले बताया, यहाँ पे पानी एक यौगिक है। उसके बाद क्या बताया? शुद्ध पानी या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन तत्वों में तत्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक यौगिक है। क्या बताया यहाँ पे? पानी या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तुम लोग को पता है ये फॉर्मूला क्या रहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु से ये पानी बना रहता है। तो इसे क्या बताया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रासायनिक संयोग से रासायनिक बंध से ये जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये एक यौगिक है। पानी का स्रोत कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात 8:1 होता है। ठीक है, बताया पानी का कोई भी अगर स्रोत ले लो, ठीक है, अगर मीठा पानी, खारा पानी, कोई भी पानी ले लोगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रित हुआ ही रहता है। ठीक है, और वो 8:1 के अनुपात में होता है। हाइड्रोजन यह ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ज्वलन से सहायक है। ठीक है, बताया हाइड्रोजन ये ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो है ये ज्वलन में सहायक करता है। लेकिन वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन गैसों के तत्वों का रासायनिक संयोग बन के पानी या यौगिक द्रव रूप में होता है, तो वह ज्वलनशील भी नहीं है और ना ही ज्वलन में सहायक भी नहीं होता। ठीक है, तुम लोग को पता ही रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन ज्वलन की सहायक है। ठीक है, लेकिन वही जब दो गैस बन के एक अगर पानी बन जाते हैं, ठीक है, द्रव रूप में बन जाते हैं पानी, तो क्या होता है? वो ना ही ज्वलनशील होता है और ना ही ज्वलन में सहायक भी नहीं होता है। इसके विपरीत पानी में आग बुझाने की सहायता मिलती है। ठीक है, पानी का देखा। अभी दूध का क्या बताया? यहाँ पे दूध क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, यौगिक था वो पानी और दूध जो है वो मिश्रण है। किस लिए मिश्रण है? दूध ये पानी, दूध शर्करा, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन और अन्य कुछ प्राकृतिक पदार्थ का मिश्रण है। ठीक है, यौगिक में क्या होता है? यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग प्रकार है, लेकिन वो एक ही चीज का बंध बना के वो एक ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे अलग अलग बंध बना के वो अलग अलग जुड़े हुए रहते हैं। अलग अलग यौगिक या अगर तत्व ले लोगे तो उससे जो मिल के बनता है, मिश्रित होकर बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोग ने देखा था। यहाँ पे क्या दिया? दूध में क्या रहता है? पानी रहता है, फिर पानी का दूध शर्करा रहता है, फिर स्निग्ध पदार्थ या प्रोटीन या अलग अलग प्रकार जो प्राकृतिक से मिले रहते हैं वो मिश्रित होके उसका मिश्रण बना रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया? दूध के स्रोत के अनुसार दूध में स्थित विविध घटक पदार्थ के अनुपात अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूध जो हम लोग कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, फिर भैंसी से मिलता है, फिर क्या बोलते हैं, बकरे से मिलता है। तो सबके जो स्रोत हो गए, ठीक है, ये गाय भैंसी जो बकरी हो गई ये स्रोत हो गए, और उसके अंदर जो घटक रहते हैं वो भी सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यौगिक के अंदर क्या था? सब एक ही था, लेकिन यहाँ पे जो उसके घटक है वो अलग अलग है। क्या दिया? गाय के दूध में स्निग्ध पदार्थ का अनुपात 3 से 5% होता है, तो वहीं भैंस के दूध में अनुपात जो रहता है वो 6 से 9% रहता है। ठीक है, यहाँ पे गाय और भैंस का जैसे मैंने बताया, तो गाय में कितना रहता है? 3 से 5% जो पदार्थ रहता है, क्या होता है, स्निग्ध पदार्थ, वो 3 से 5% रहता है। और वहीं पे अगर तुम लोग दूध में ले लोगे, सॉरी, अनुपात किसके अंदर? भैंस के अंदर ले लोगे तो वही 6 से 9% रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया है? दूध में प्राकृतिक रूप से ही नहीं पानी का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, दूध में प्राकृतिक रूप से ही पानी का जो अनुपात रहता है वो अधिक होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मिश्रित हुआ रहता है, इसलिए हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अलग कर सकते हैं मतलब पानी, नींबू डाल के तुम लोग फाड़ के दूध को और पानी को अलग कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर पानी की मात्रा जो रहती है वो हमारे जो मिलावट रहती है पानी, वो वाला पानी नहीं रहता है, वो डायरेक्ट पहले से जो जैसे प्रकृति से हम लोग को मिलता है वो डायरेक्ट उसके अंदर दूध में पानी मिश्रित रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो मार्केट में मिलता है उसके अंदर हम लोग हाथ से मतलब एक्सटर्नली पानी मिलाया रहता है। फिर आगे क्या दिया है? इसलिए दूध द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। दूध का मिठास ये मुख्य रूप से उसके स्थित दूध शर्करा का इस घटक के कारण होती है। तुम लोग को पता है दूध में मिठास होता है, दूध सब लोग ने पिया रहेगा, और दूध मीठा रहता है इसलिए उसके अंदर, दूध के अंदर शर्करा मौजूद रहता है इसलिए। अर्थात घटक पदार्थ के गुणधर्म दूध में बने रहते हैं। ठीक है, अर्थात घटक पदार्थ या जो अलग पदार्थ होते हैं वो दूध के गुणधर्म में बने रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा क्या? पानी और दूध का एक यौगिक या एक मिश्रण जो देखा। फिर आगे है तत्वों के प्रकार। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट। करो और देखो ये कैंसिल है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। लोहे की कील, पृष्ठ भाग पर चमक है नहीं है? चलो एक बार देख लेते हैं क्या दिया यहाँ पे। लोहे की कील, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, कोयले का टुकड़ा। ठीक है, अब पृष्ठ भाग पर चमक है कि नहीं है? लोहे की कील में पृष्ठ भाग पर चमक रहती है, हाँ ठीक है रहती है।
हाँ कम रहती है, लेकिन तांबे के तार पे वही थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहीं एल्यूमिनियम के तार पे उससे ज़्यादा रहता है, कोयले के टुकड़े पे चमक नहीं रहती। फिर आघात करने पर आकार फैलता है, छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। लोहे की कील, उसको आकार करने से ना ही फैलता है और ना ही उसके टुकड़े होते हैं। वही तांबे का तार ले लोगे तो वो थोड़ा सा पतला होएगा, मतलब थोड़ा सा उसका आकार चेंज होएगा और वो टुकड़ा भी हो सकता है। वहीं जब मतलब ज़्यादा जोर से मारा तो वहीं एल्यूमिनियम का तार ले लोगे तो एल्यूमिनियम का तार जो रहता है उसका आघात करने पे जितना जोर से अगर तांबे के तार पे मारोगे उससे जोर से अगर एल्यूमिनियम मतलब उतनी ही जोर से अगर एल्यूमिनियम मारोगे तो एल्यूमिनियम ज़्यादा पतला हो सकता है और टुकड़ा भी उसका जल्दी हो सकता है। वहीं कोयला ले लोगे तो कोयला का क्या रहता है, वो और जल्दी और ज़्यादा टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। आकार जो रहेंगे वो बड़े से छोटे हो जाएंगे, तो उसके आकार जो रहेंगे वो बड़े से छोटे हो जाएंगे, तो टुकड़े भी हो जाएंगे, आकार भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, ऊपर दी गई कृति की वस्तु क्रमश लोहा मतलब Fe, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है देखो, लोहा का Fe, तांबा Cu, एल्यूमिनियम Al और कार्बन C हम लोगों ने ऊपर देखा था, कॉपर का तांबा का मतलब एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन का दिया है, कार्बन का C हम लोगों ने ये भी देखा था। इन तत्वों में से बनी है उपयुक्त दो परीक्षण, ठीक है। कार्बन कोयला जो दिया, कोयला क्या रहता है, कार्बन से बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी तुम लोग को बताता हूँ, कोयला जो रहता है वो कार्बन से बना रहता है, इसलिए कोयले का क्या फॉर्मूला आएगा, C आएगा। उपयुक्त दो परीक्षण प्रत्येक वस्तु पर करने पर प्राप्त निरीक्षण के आधार पर संलग्न तालिका भरो, ठीक है। अभी जो बताया वही है, फुलस्टॉप पर चमक वाले तत्व, आघात करने वाले तत्व क्या क्या है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो लोहे की कील, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार और कोयले का टुकड़ा है वही तुम लोग को ये तालिका पूर्ण करने का है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, तुमने देखा कि तत्वों में चमक, चमकहीनता, आघातवर्धकता, भंगुरता ऐसे अलग अलग भौतिक गुणधर्म है, ठीक है। भौतिक गुणधर्म है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखा था भौतिक गुणधर्म, तो क्या चमक, फिर चमकहीनता जिसमें चमक नहीं रहती है, आघातवर्धकता चेंज होने से, भंगुरता जो टूट जाता है आकार चेंज होने से पहले ही, ठीक है। ऐसे भौतिक गुणधर्म है और उनके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण धातु व धातु इन दो प्रकार में किया जाता है, ठीक है। पहले जो तत्व होते हैं वो धातु है या अधातु, इन दोनों में वर्गीकरण किया जाता है। फिर उसी प्रकार उसके आगे क्या दिया है, कुछ अन्य तत्वों की खोज होने के बाद, कुछ अन्य तत्वों की खोज होने के बाद धातु, सदृश, उपधातु तत्वों यह एक और प्रकार ध्यान में आया, ठीक है। बहुत दिन मतलब बहुत अगर साल पहले चले जाओगे तो पहले दो ही प्रकार ना पता था, एक धातु और एक अधातु, लेकिन थोड़े दिन बाद और जो खोज भी किया, ठीक है। तंत्र में और थोड़ा सा साइंस के अंदर खोज किया तो पता चला कि एक अलग और धातु के प्रकार, सॉरी, एक और तत्व के प्रकार ढूंढे गए, उसको उपधातु भी कहा जाता है या धातु सदृश्य भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, तत्वों के इस प्रकार के बारे में अधिक जानकारी हम धातु अधातु इस पार्ट में प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। धातु और अधातु के अलग अलग जो चीज है वो हम लोग इसके अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। यौगिक के प्रकार, अब यहाँ पे उपकरण दिया करो और देखो, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, रासायनिक पदार्थ, कपूर, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है। ये कैंसिल है तुम लोग को, लेकिन 9th में इस्तेमाल होगा उसलिए एक बार बता देता हूँ क्या बताया। कपूर, चूने का पत्थर, ठीक है, चूना जो रहता है यूज वो, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट और शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब का यूज करने का है, ठीक है। ये सब पदार्थ तुमको चाहिए। क्या क्या करना है, कृति क्या कर बताया यहाँ पे, आकृति में दर्शाए अनुसार वाष्प तिपाई स्टैंड पर रखो, वाष्प पात्र में सोडा कपूर लो, बर्नर की सहायता से वाष्प पात्र की कपूर 5 मिनट तीव्रता से गर्म करो, वाष्प स्रोत में बचत रखा, कपूर के स्थान पर चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, ग्लूकोज, यूरिया का पदार्थ लेकर उपयुक्त कृति पूर्ण करो। तुम्हारे प्रेक्षण आगे दी गई तालिका में लिखो, कोई चूर्ण जल सकता है अतः यह शिक्षकों की निगरानी में सावधानी पूर्वक करो, ठीक है। क्या बताया यहाँ पे, एक स्टैंड लिया है, ठीक है, बर्नर लिया, तुम लोग को सब छोटे छोटे से चीज बता देता हूँ, ठीक है। वो जो एग्जाम्पल रहेगा वो तुम लोग 9th में करोगे तो पता चल जाएगा। क्या दिया है, एक बर्नर रहता है, ठीक है, वाष्प पात्र रहता है, इसके अंदर ही कुछ भी चीज गर्म करने का रहता है वो रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टैंड रहता है, टाई स्टैंड रहता है, ठीक है, पीछे भी रहेगा एक स्टैंड वो रहता है। फिर ये बर्नर रहता है जिसके अंदर से आग निकलती है, गर्म करने के लिए यूज रहता है। तो ये सब गर्म करने से उसके अंदर की जो रंग रहती है वो पूरा करना है। फिर उसके अंदर जो अवशेष रहते हैं वो बचता है कि नहीं बचता है, ठीक है। तो इसके अंदर के 3-4 जो चीज है वो तुम लोग को 9th के अंदर भी यूज करने को आएगा, ओके, ठीक है। चलो आगे क्या दिया है यहाँ पे, कृति में देखा कि तीव्र ऊष्मा देने पर, ठीक है, ये जो तुम लोग का रहेगा 9th स्टैंडर्ड में भी रहेगा, वो वापस यहाँ पे दिया गया, क्या दिया है वो देख लेते हैं एक बार। उपयुक्त कृति में तुमने देखा कि तीव्र ऊष्मा देने पर कुछ यौगिक में अवशेष प्राप्त होते हैं और कुछ यौगिक में अवशेष प्राप्त नहीं होते, ठीक है। यह काला अवशेष प्राप्त होता है, ठीक है। अभी कुछ में अवशेष मिलेंगे, किसके अंदर अवशेष नहीं मिलेंगे, और किस किस के अंदर अगर अवशेष अगर चले भी गए तो काला काला रंग मिलेगा, मतलब कार्बन जो रहता है वो मिलेगा।
यह काल अवशेष मुक्त कार्बन से बना होता है। उसी प्रकार में से इन यौगिक का हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कुछ गैसीय पदार्थ बनते हैं और ज्वलन पूर्ण न होने पर नीचे अवशेष के रूप में काले रंग का कार्बन रहता है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे? यहाँ काला अवशेष मुक्त कार्बन से बना होता है। जैसे ऊपर कोयला दिखाया गया था, तो कोयला था क्या? काला। ठीक है, तो कार्बन ही रहता है। उसी प्रकार ये यौगिक का हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कुछ गैसीय पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, जो गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या ऑक्सीजन के साथ वो मिलता है और जो चीज रहते हैं वो गैसियस रूप में हो जाता है और वो उड़ जाता है हवा में। ठीक है, और ज्वलन पूर्ण न होने पर निश्चित अवशेष रूप से काले रंग का कार्बन हो जाता है। ठीक है, जो चीज नहीं जल मतलब जो हवा में नहीं उड़ सकते, गैस रूप में नहीं कन्वर्ट हो सकते, वो काला काला होके उसी चीज में मतलब जो कप था ऊपर वो उसके अंदर ही रह जाता है। इन यौगिक को सेंद्रीय यौगिक का कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, जो जल नहीं पाता मतलब थोड़े चीज जल जाते, थोड़े से बच जाते काले काले कलर के, उसे ही सेंद्रीय यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण क्या दिया? कार्बोज, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन। उदाहरण पेट्रोल, रसोई गैस, ये द्रव्य सेंद्रीय यौगिक से बना होता है। इसलिए अगर पेट्रोल या रसोई या गैस अगर कुछ भी तुम लोग अगर जलाओगे तो क्या होता है? उससे काला काला कार्बन निकलता है। ठीक है, फिर उपयुक्त कृति में कपूर, शक्कर और ग्लूकोज और यूरिया ये सेनेंद्रिय यौगिक है। ठीक है, अगर कपूर ले लोगे, शक्कर ले लोगे, ग्लूकोज और यूरिया रहेगा, इसमें से कुछ कुछ चीज रहेंगे वो जल जाएंगे, बाकी जो थोड़ा रहेगा वो काला काला तुम्हारा उसके अंदर कार्बन बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिया स्नेंद्रिय यौगिक, ये कपूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया जो है ये स्नेंद्रिय यौगिक है। इसके विपरीत अगर बोलेंगे तीव्र ऊष्मा देने पर जिन यौगिक का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है। ठीक है, क्या आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ, इसके विपरीत तीव्र ऊष्मा देने पर जिन यौगिक के अंदर उपघटन होकर पीछे अवशेष बच जाता है, ठीक है, उसे असेंद्रिय या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, वो क्या था? सेनेंद्रिय और कार्बनिक यौगिक। इसके विपरीत जो नहीं बचता, जो सॉरी बच जाता है, उसे असेंद्रिय या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया यहाँ पे? नमक, सोडा, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर, ये अकार्बनिक यौगिक है। इसके बहुत सारी चीज जरूरत है। देखो नमक जलाओगे या सोडा जलाओगे, जंग जलाओगे तो इसके थोड़े से मतलब अलग अलग ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के रहते हैं। ठीक है, लाइट ग्रीन ले लो या थोड़े से ब्लूइश कलर के कुछ कुछ चीज जो जैसे कॉपर सल्फेट है वो ग्रीन कलर के रहते हैं, चूने का पत्थर भी तुम्हारा थोड़ा सा लाइट ग्रीन या ब्लूइश कलर का हो जाता है, जंग भी तुम्हारा थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज है वो बच जाते हैं, पूरे तरीके से जल के हवा में उड़ते नहीं है। ठीक है, कुछ लास्ट में बच जाते कड़क होके, तो वो अकार्बनिक या असेंद्रिय कहा जाता है, उसको यौगिक कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं इसके अलावा यौगिक का और एक प्रकार है, वह है जटिल यौगिक। ठीक है, एक और प्रकार है, दो प्रकार देखा हम लोगों ने, कौन सा कौन सा? कार्बनिक और अकार्बनिक, और तीसरा है जटिल या सेंद्रिय, असेंद्रिय या जटिल यौगिक। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? जटिल यौगिक के अंदर क्या बताया यहाँ पे? जटिल यौगिक के अणु में अनेक परमाणु से बनी जटिल संरचना होती है और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणु का समावेश होता है। तो क्या बताया यहाँ पे? तुम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इसके अंदर, जटिल यौगिक के अणु में उनके परमाणु से बनी जटिल संरचना होती है। ठीक है, अणु और परमाणु से कोई भी वस्तु बना रहता है, तो ये बताया अणु या उनके अनेक परमाणु जो रहते हैं उसे जटिल संरचना मतलब एकदम एक जगह पे स्थिर होके एक दूसरे से जुड़े होके वो संरचना बनी रहती है, और संरचना उसके मध्य भाग में जो धातु रहते हैं वो उसकी समावेश होता है। ठीक है, मध्य भाग एकदम बीचों बीच जो रहता है वहाँ पे धातु का परमाणुओं का समावेश होता है। ठीक है, उसका पूरा जो वजन रहता है या अगर क्या बोलेंगे पावर बोलेंगे, पूरे बीचों बीच रहता है। वहीं एग्जाम्पल में कहते हैं मैग्नीशियम का समावेश वाला क्लोरोफिल, लोहे का समावेश वाला हीमोग्लोबिन और कोबाल्ट का समावेश वाला साइनोग्लोबिन। ठीक है, जीवन सत्व B12, विटामिन 12, ये जटिल यौगिक के कुछ उदाहरण है। ठीक है, क्या बताया है? समावेश किसका? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम सीधा नहीं, मैग्नीशियम वाला क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो रहता है मैग्नीशियम का वो पूरे तरीके से जटिल रहता है, उसका उसके अंदर कुछ भी चीज चेंज नहीं हो सकता। उसे लोहे का समावेश वाला क्या दिया है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे अंदर रहता है वो लोहे से मतलब आयरन से बना रहता है। ठीक है, फिर वहीं पे दिया है कोबाल्ट का समावेश साइनो सॉरी हाँ कोबालमिन। ठीक है, जीवन सत्व B12 कहते हैं, वो यौगिक के उदाहरण दिए गए। फिर आगे यौगिक के अणुओं में अलग अलग परमाणु रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं, यह विषय में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तुम लोग को पता भी है कोई भी परमाणु या अणु जो रहते हैं वो रासायनिक बंध, ठीक है, केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे H2O है, ठीक है, तो H2 क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया, और O जो है वो ऑक्सीजन हो गया, और दोनों रासायनिक बंध से एक दूसरे से जुड़ के क्या बनते हैं? पानी बनते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे?
मिश्रण के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का जो करो और देखो ये तुम्हारा कैंसिल है। ठीक है, तुम लोग का 25% जो सिलेबस रेड्यूस है उसके अंदर से सब कैंसिल है। तो ऊपर का टॉपिक क्या था हमारा, मिश्रण के प्रकार। ठीक है, मिश्रण के प्रकार देखेंगे ऊपर। जटिल यौगिक देखे थे हम लोग ने 3 प्रकार उसके। अभी उसके आगे देखेंगे। एक जैसी संरचना वाले द्रव्य में भाग प्रवस्था फेज। ठीक है, प्रवस्था को फेज कहते हैं इंग्लिश में। हिलाने के पश्चात उपयुक्त कृति में प्रत्येक बीकर में कितनी प्रवस्था दिखाई देती है। जब मिश्रण सभी घटक मिलकर एक ही प्रवस्था होती है तब समांगी मिश्रण कहते हैं। जब मिश्रण घटक 2 या अधिक अवस्था में विभाजित होते हैं तो वह विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ऊपर का कैंसल है लेकिन तुम लोग को ये पता रहना चाहिए, इसलिए एक बार बता देता हूँ क्या बताया यहाँ पे। जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रवस्था होते हैं, ठीक है, एक ही फेज बन जाता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, समांगी मतलब सेम मिश्रण कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब मिश्रण के घटक 2 या अधिक प्रवस्थाओं में विभाजित होते हैं, ठीक है, 2 फेज में अगर हो जाएंगे तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जो समान नहीं रहते, विषम रहते, ठीक है, एक दूसरे से। फिर यहाँ पे क्या दिया है, इसे सदैव में ध्यान रखो, वो देखते हैं एक बार। किसी ठोस के एकत्रित या एक पात्र में रखे सभी कण मिलाकर एक ही प्रवस्था होता है। उदाहरण, पत्थर का ढेर, द्रव रूप पदार्थ तथा उसमें घुलनशील सभी पदार्थ मिलकर एक ही प्रवस्था होते हैं। उदाहरण, समुद्र का पानी। एक द्रव के यौगिक एकत्र या एक ही पात्र में सभी बूंदे मिलाकर एक ही प्रवस्था होता है। उदाहरण, बारिश की बूंदे। क्या बताया यहाँ पे, किसी ठोस को एकत्रित करोगे तो एक ही चीज बनता है। जैसे कि एक पात्र में अगर सब चीज अगर पत्थर ही रखा तो क्या बनेगा, पत्थर का ढेर ही बनेगा। उसी प्रकार द्रव रूप में अगर पानी अगर एक समान जगह जमा 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 करके रखे तो क्या बनता है, समुद्र ही रहेगा। ठीक है, समुद्र में पानी मिला रहता है। उसी प्रकार बूंदे जमा जमा करके रखे तो क्या रहेगा, बारिश का बूंदे ही तुम्हारा एग्जाम्पल जमा करके रखोगे। फिर आगे क्या दिया, एक ही पात्र में एकत्र परंतु एक दूसरे में न मिलने वाले द्रव की प्रवस्था स्वतंत्र होती है। ठीक है, जो एक ही साथ रख सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोग ले लोगे तेल और पानी। देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया उदाहरण, तेल और पानी। अगर पानी में कितना भी तेल डाल के कितना भी घोल लो तो उसका तेल का जो गोल गोल रहता है वो अलग ही रहता है। ठीक है, एक दूसरे से मिश्रित नहीं होता है। एकत्रित सभी गैसीय पदार्थ मिलकर भी वो प्रवस्था होती है, जैसे कि हवा। ठीक है, ये द्रव रूप में दिया है, ये गैसीय रूप में दिया है। ठीक है, हवा, अगर हवा के अंदर जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे अलग अलग पदार्थ मिले रहते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, इसलिए उसे प्रवस्था कहते हैं। वो एग्जाम्पल दिया है हवा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे द्रव्य, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे द्रव्य का क्या दिया है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण का द्रव्य कहते हैं। ठीक है, हम लोग ने बोला, मैं ऊपर अभी यूजफुल है समांगी और विषमांगी। ठीक है, तो समांगी जो एक ही जैसे बन जाते हैं उसे द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे दो चीज ले लिया तुम लोग ने, जैसे अगर ले लो एक नमक और एक पानी। ठीक है, शरबत बना रहे हो, नमक और पानी ले लिया, वो दोनों को घोल दिया। ठीक है, तो दो अलग अलग पदार्थ, एक नमक अलग हो गया और पानी अलग हो गया, दो अलग पदार्थ को जब मिश्रित कर जाते हो, ठीक है, और वो मिश्रित होने के बाद तुम्हारे पास क्या बच जाता है, एक घोल बच जाता है। ठीक है, उसके अंदर ना ही तुम लोग को नमक दिखेगा, सिर्फ पानी पानी दिखेगा, एक ही मिश्रण दिखता है। ठीक है, तो उसे ही द्रव्य कहते हैं। फिर आगे क्या जाए, ऊपर दी गई कृति में पहले बीकर में पानी और नमक इन दो पदार्थ का समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, जैसे बताया मैं वही यहाँ पे दिया गया है, पानी और नमक का समांगी मिश्रण बनाया गया है। उसमें नमक का पानी में द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होते हैं, ठीक है, सबसे अधिक अनुपात में उसे विलायक कहा जाता है। और जो विलाय की तुलना में कम अनुपात में होता है उन घटक को पदार्थ को विलय कहा जाता है। ठीक है, विलायक और विलय दो अलग अलग, द्रव्य के अंदर दो चीज रहता है। ठीक है, एक विलायक रहता है और एक विलय रहता है। ठीक है, विलायक और विलय से मिलके ये द्रव्य बना रहता है। विलायक जो रहता है क्या रहता है, सबसे अधिक मात्रा में। जैसे कि तुम लोग नमक और पानी ले रहे हो तो अधिक मात्रा में क्या रहेगा, तुम्हारा पानी रहेगा। ठीक है, तो पानी अधिक मात्रा में तुम्हारा वो विलायक हो गया, और जो तुम नमक उसके अंदर घोरते हो वो तुम्हारा विलय हो गया। तो इसलिए हमेशा सदैव याद रखना क्या, तो जो अधिक मात्रा में रहता है वो विलायक रहता है, और जो कम मात्रा में रहता है वो विलय रहता है। ठीक है, और ये दोनों विलायक और विलय से बन के क्या बनता है, द्रव्य बनता है। क्या दिया है, विलय विलायक में मिलाकर द्रव्य बनने का क्रिया अर्थात घुलन कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं ना, घुलनशील, क्या घोलते हैं किसको, तो यहाँ पे दिया विलयक, विलय या विलायक में मिलाकर जो द्रव्य बनाते हैं उसे घुलन कहते हैं। द्रव्य में घटक की अवस्थाओं के आधार पर द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं। समुद्र का पानी, पानी में घुला कॉपर सल्फेट, पानी में घुला नमक, शक्कर की चाशनी या द्रव में ठोस, इस प्रकार के है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे,
द्रव्य के घटक की अवस्था आधार पर द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द्रव्य का घटक के ऊपर हम बता सकते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। समुद्र का पानी, पानी का घुलने वाला कॉपर सल्फेट, पानी में गुल्लक, नमक, शक्कर की चाशनी, ये द्रव में ठोस इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई मतलब ज्यादा घुलता है, कोई जो रहता है वो कम घुलता है। ठीक है, नीचे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, देखो क्या दिया है यहाँ पे, ठोस इस प्रकार के होते हैं, घुलने वाला नमक, शक्कर की चाशनी। इसके अलावा द्रव में द्रव उदाहरण विनेगर, बिरल, सल्फ्यूरिक अम्ल, गैस है, गैस उदाहरण हवा, ठोस से ठोस उदाहरण पीतल, इस अनुपात में स्टेनलेस स्टील, ईश्रे मिश्र धातु, द्रव में वायु उदाहरण क्लोरीन युक्त जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या अलग अलग बताया, द्रव में द्रव, ठीक है, जैसे द्रव के अंदर द्रव, या द्रव के अंदर ठोस, या ठोस के अंदर ठोस, या द्रव के अंदर वायु, या गैस के अंदर गैस। ठीक है, अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, द्रव में जैसे पहले द्रव से ठोस, या द्रव में द्रव, जैसे कि विनेगर, विरल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रित किया। उसे गैस में गैस, हवा, हवा के अंदर कैसे सब अलग अलग चीज हवा गैस के गैस ही मिश्रित रहते हैं। उसे ठोस में ठोस क्या बताया यहाँ पे, पीतल और इस्पात, स्टेनलेस स्टील, इससे मिश्र धातु बनते हैं। जैसे कॉपर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं पीतल रहता है, वो भी अलग अलग चीज से बना जाता है। ठीक है, तांबा, ये सब मिक्स रहता है उसके अंदर। उसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण द्रव्य और वायु, द्रव्य और वायु लिया यहाँ पे। उदाहरण क्या दिया, क्लोरीन युक्त जल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर भी द्रव और वायु दो चीज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अम्ल, क्लोरिक जो है ये द्रव्य रहता है, और हाइड्रोजन जो रहता है इसके अंदर वायु रहता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, समांगी मिश्रण अर्थात द्रव का संगठन संपूर्ण मिश्रण एक समान होता है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग देखा समांगी और विषमांगी के अंदर क्या होता है, समांगी के अंदर मिश्रण जो लास्ट में एक ही चीज बच जाता है वो विषमांगी मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो एक समान होता है। फिर विलायक, पारदर्शक द्रव को हो तो द्रव्य की पारदर्शक होता है और वह छना कागज में आर पार जाता है। ठीक है, विलायक पारदर्शक मतलब, पारदर्शक मतलब आराम से आज पार देख सकते हो। ठीक है, विलायक रहता है, और उसको अगर कागज पे अगर छान दोगे तो वो पूरी तरीके से छन जाएगा, कुछ भी चीज बचेगा नहीं। तो वो समांगी मिश्रण होता है, या उसे ही द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना क्या रहता है उसके अंदर, विलायक और विलायन, विलय दो चीज रहता है। फिर आगे क्या दिया है, निलंबन। ठीक है, निलंबन सस्पेंशन में क्या दिया, ऊपर दी गई कृति के एक दूसरे बीकर में पानी और लकड़ी का बुरादा, इन दो पदार्थों को विषमांगी बनता है। ठीक है, क्या दिया है, निलंबन, निलंबन के अंदर ऊपर दी गई आकृति के अनुसार दूसरे बीकर में अगर पानी ले लो और लकड़ी का बुरादा, ठीक है, लकड़ी का चूरा चूरा कर लो और उसको मिलाओगे तो क्या रहेगा, उसके अंदर लकड़ी जो रहेगा पूरी तरीके से घुलेगा नहीं, वो बचा ही रह जाएगा। ठीक है, उसके अंदर दो अलग पदार्थ, पानी और लकड़ी के बुरादा, दो अलग अलग पदार्थ दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है उसे विषमांगी बनता है। फिर आगे क्या दिया है, यह द्रव और ठोस का मिश्रण है, द्रव और ठोस इनके विषमांगी मिश्रण का निलंबन कहते हैं। ठीक है, क्या बताया, द्रव और ठोस इनके जो विषमांगी मिश्रण है उसे ही निलंबन कहा जाता है। ठीक है, द्रव अलग था, यहाँ पे जो अलग चीज है विषमांगी मिश्रण, उसे ही निलंबन कहते हैं। फिर विलंबन में ठोस कणों का व्यास 10⁻⁴ मी, ठीक है, मीटर से अधिक होता है, इसलिए उसमें से प्रकाश का गमन नहीं होता। सामान्य छन्न कागज पर ये ठोस कण अवशेष के रूप में बच जाते हैं। ठीक है, बताया यहाँ पे निलंबन में ठोस कणों का व्यास 10⁻⁴ मी से अधिक होता है, इसलिए उसमें प्रकाश का गमन नहीं होता। जब ये बड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा चूरा जो है वो, तो उसके अंदर की प्रकाश जो रहती है वो आर पार चले जाते हैं, कभी कभी टकरा के वो इधर उधर हो जाती है। लेकिन वहीं अगर छन्नी कागज पे उसको अगर छानोगे तो उसके ऊपर, कागज के ऊपर तुम्हारा जो लकड़ी का बुरादा है वो बच जाएगा, पानी जो रहेगा वो आर पार हो जाएगा, लेकिन लकड़ी का बुरादा बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या दिया यहाँ पे, और छन्ने की क्रिया से निलंबन के द्रव और ठोस घटक को अलग कहा जाता है। ठीक है, वही जो बताया मैं अभी, अलग कर देते हैं तो उसके अंदर छन्ने से क्या होता है, वो चीज दोनों को अलग कर देते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया कलिल, कोलॉइड। ठीक है, क्या दिया इसके अंदर, ऊपर दी गई कृति में तीसरा बीकर में पानी और दूध, इनका मिश्रण अर्ध पारदर्शक है। ठीक है, अर्ध पारदर्शक मतलब आधा पारदर्शक होता है। किस किस का मिश्रण किया है तीसरे बीकर में, पानी और दूध का। क्या बताया इसके अंदर, इस मिश्रण के अंदर पृष्ठभाग पर प्रकाश का आपतन करने पर उसका कुछ अनुपात में गमन होता है और कुछ अनुपात में बिखर जाता है। ठीक है, कुछ में होता है मतलब कुछ जो रहते हैं वो आर पार हो जाते हैं और कुछ जो पार्ट रहते हैं वो बिखर जाते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने जितना रोशनी से अगर आगे से जलाया तो उतना ही रोशनी से पीछे नहीं दिखेगा तुम लोग को। ठीक है, थोड़ा कम दिखेगा, तो उससे क्या समझता है, तो थोड़ा जो प्रकाश रहता है वो आर पार हो जाता है और थोड़ा प्रकाश जो रहता है वो इधर उधर मतलब चला जाता है। ठीक है, तो उसलिए पूरा जाता नहीं है। इस कारण यह है कि ये विषमांगी मिश्रण है। पानी की प्रवस्था में दूध प्रवस्था के सूक्ष्मतम कण सर्वत्र बिखरे हुए
स्थित है होते हैं और इन कणों का व्यास जो रहता है 10⁻⁻⁵ मी से भी मी के आसपास होता है। ठीक है, वो कितना था 10.-4 के ज्यादा रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है और इसके अंदर थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये भी क्या रहता है विषमांगी मिश्रण रहता है, इसलिए दो अलग अलग प्रकार रहते हैं। जैसे दूध और पानी जो रहता है वो पूरी तरीके से मिश्रित नहीं हुआ रहता है। ठीक है, थोड़ा और जाते हैं नीचे, क्या दिया इसके अंदर, ऐसे विषमांगी मिश्रणों को कलिल कहते हैं। ठीक है, कलिल पढ़ा हम लोगों ने कोलाइड, इससे ही मिश्रण जो रहता है जो आधे मतलब उसके अंदर से आर पार हो जाता है लाइट, आधा नहीं होता। ठीक है, प्रकाश जो रहता है आधा पार हो जाता है आधा नहीं होता है, तो उसे ही विषमांगी मिश्रण को कलिल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना द्रव्य जो था वो क्या था तुम्हारा समांगी था, वहीं अगर सस्पेंशन ले लो या तुम्हारा कलिल कोलाइड ले लो। ठीक है, तो ये क्या है विषमांगी मिश्रण है। आगे क्या दिया है, कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा छन्ना कागज के छिद्रा बड़े होते, अतः छन्ने की क्रिया में कलिल इस विषमांगी द्रव्य का पृथक्करण नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं होता, इसके अंदर जो छिद्र आती है वो थोड़ी बड़ी रहती है और तुम्हारा 10⁻⁵ में से भी वो या उसके आसपास वो ये क्या बोलते हैं जो उसके अंदर मिक्सचर रहता है। ठीक है, मिश्रण रहता है वो छोटा रहता है, तो उसके कारण उसमें से तुम लोग का ये छन नहीं सकता, उसे दूध को तुम छानोगे तो वो छनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा रहता है और छन्ना का जो ये रहता है तुम्हारा होल जो रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। फिर क्या दिया इसमें, पानी इस माध्यम में प्रथिन स्निग्ध पदार्थ आदि के ठोस कण और द्रव्य बूंदे जिनके व्यास 10⁻⁵ मी के आसपास होता है बिखरे होते हैं। इसके अलावा गैस में ठोस उदाहरण धुआं, गैस में द्रव उदाहरण कोहरा बादल, ऐसे भी कलिल के अनेक प्रकार है। ठीक है, क्या बताया जैसे दूध के अंदर क्या रहता है तुम लोगों ने ऊपर देखा शकरा, या उसके अंदर स्निग्ध पदार्थ ये कणक जो पदार्थ रहते हैं। ठीक है, उसके 10⁻⁵ जो रहता है ये आसपास रहते हैं तो बिखरे होते हैं, उसके कारण जो मिश्रण रहता है वो पूरा विषमांगी रहता है, उसे कलिल कहते हैं। उसका एक और एग्जांपल दिया है, अगर उदाहरण ठोस में ले लोगे तो तुम्हारा धुआं होगा। ठीक है, धुआं में क्या रहता है कण रहते हैं, मोटे मोटे कण रहते हैं जो धुएं में उड़ते रहते हैं। तुम लोगों ने देखा रहेगा आग कहाँ लगता रहेगा तो धुएं में कुछ कुछ काला काला उड़ता रहता है। ठीक है, तो वही तुम्हारा धुआं हो गया। ठीक है, और वही अगर गैस ले लो या द्रव अगर ले लो तो उदाहरण क्या है यहाँ पे कोहरा या बादल। ठीक है, तो बादल और ये कोहरा में भी तुम्हारा जो चीज रहता है वो पूरे तरीके से दिखता नहीं आर पार, विषमांगी मिश्रण रहता है, उसे ही कलिल का एक उदाहरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे दिया है समझेंगे यौगिक को, लेट अस अंडरस्टैंड कंपाउंड्स। ठीक है, समझेंगे यौगिक को, यौगिक क्या है उसको समझेंगे। द्रव्य के यौगिकों को, द्रव्य के प्रकार का अध्ययन करते समय हमने देखा है कि तत्व अर्थात सबसे सरल संरचना वाला द्रव्य का प्रकार है। यौगिक और मिश्रण की संरचना जांचने पर यह ध्यान में आता है कि वे दो या दो से अधिक घटकों से बने होते हैं। क्या बताया यहाँ पे द्रव्य के प्रकार या अध्ययन, उसके अध्ययन करते समय हमें पता क्या चला कि तत्व अर्थात सबसे सरल रचना है। ठीक है, सिंगल चीज रहता है तत्व, और द्रव्य का प्रकार भी सबसे यौगिक और मिश्रण की संरचना जो रहती है उससे हमें पता क्या चला कि दो या दो से अधिक घटक जिससे बनते हैं उसे मिश्रण या यौगिक पदार्थ कहा जाता है। और ये घटक एक दूसरे से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी हुई होती है, तद घटक रासायनिक बंध से, और ये स्वतंत्र इसके आधार पर वह द्रव्य यौगिक या मिश्रण है इसे निश्चित किया जाता है। ठीक है, किससे निश्चय किया जाएगा, वो अगर एक ही चीज में रहेगा तो वो क्या रहेगा तुम्हारा द्रव्य रहेगा, लेकिन अगर दो चीज में रहेगा तो वो मिश्रण रहेगा। या अगर यौगिक मतलब क्या बोलते हैं मिश्रण जो रहेगा वो यौगिक या द्रव से मिश्रित रहेगा, या अगर यौगिक अगर तुम लोग ले लो तो यौगिक के अंदर क्या है दो द्रव्य को मिश्रित करके एक चीज बनाया जाता है, वो तुम्हारा यौगिक रहेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा आगे क्या दिया गया है करो और देखो, ये तुम्हारा फिर कैंसिल है, बहुत चीज ये लेसन के अंदर कैंसिल है। चलो अच्छा है, ये 25% रेड्यूस सिलेबस के अंदर अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है, पिछली कृति में लोहे का बुरादा और गंधक चूर्ण पिलाने पर मिलने वाला द्रव्य का नाल चुंबक से परीक्षण करने पर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये ऊपर जो दिया है तुम लोग को ये उसके ऊपर लिया है। ठीक है, तुम्हारा ये नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हाफ एन आवर का लेक्चर बस होगा, अणुसूत्र और संयुक्ता वैलेंसी ये आगे देखेंगे। फिर आगे क्या तुम जानते हो तालिका पूर्ण करो, फिर ये हेलोजन की घटक H और X है। ठीक है, ये भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा 20 मिनट से होके ये खलास हो जाएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, बाय।